क्लच में सिंगल प्लेट ड्राइव डिस्क, मल्टीप्लेट ड्राइव डिस्क, सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब तरह का क्लच हो गया। अभी बहुतायत में प्रयोग हो रहे क्लच हैं पावर क्लच। पावर क्लच या पावर ब्रेक, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा पावर ब्रेक, उसी तरह से है पावर क्लच। तो पावर का मतलब है जो भी वाहन को रोकने के लिए ब्रेक फोर्स लगाया जा रहा है, वो ब्रेक फोर्स भले ही ब्रेक शू लगाता है या हाइड्रोलिकली लगता है, परंतु उसको एक्चुएट करने के लिए ड्राइवर के द्वारा बल लगाया जाता है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब ड्राइवर के द्वारा ज़्यादा बल लगाया जाएगा, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो थक जाएगा। थकने से क्या होगा? दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्लच के लिए भी जब क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के मध्य जो बल लगा हुआ, जो एक्सियल फोर्स है जिसके कारण क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ चिपकी हुई है, जो प्रेशर प्लेट ने दबाया है, वह एक्सियल फोर्स 100 किलो पास्कल से 300 या 500 किलो पास्कल भी हो सकता है। तो उसको रिलीज करने के लिए, अगर वो 300 किलो पास्कल है, उसको रिलीज करने के लिए ड्राइवर के द्वारा कम से कम 400-500 किलो पास्कल का बल लगाना है। ऐसा करने से ड्राइवर बहुत थक जाएगा। उसको कम करने के लिए क्या है, मैंने पहले मैकेनिकल एडवांटेज लीवरेज के सिद्धांत कि एफर्ट आर्म की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि लीवरेज प्राप्त होगा। तो यह लीवरेज 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे पास एक लिमिट है, वाहन का एक निश्चित आकार है, उसी के अंदर हमने ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। तो इसके लिए जो पावर चाहिए, उसके लिए पहले हाइड्रोलिक्स का यूज किया गया, हाइड्रोलिक प्रेशर का। हाइड्रोलिक को भी दबाने के लिए, क्योंकि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको भले कंप्रेसिबल बनाया गया है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो ड्राइवर के द्वारा लगाता है। उसको और असिस्ट करने के लिए, ताकि ड्राइवर के द्वारा कम से कम बल लगाया जाए, तो वैक्यूम का सहारा भी लिया जाता है। वैक्यूम बूस्टर यहाँ पहले लगा देते हैं, तब वो जो इंजन से मैनिफोल्ड में पार्शियल वैक्यूम रहती है, उसका प्रयोग करके डायफ्राम को खींच के इस रॉड को एक्चुएट किया जाता है, ताकि जो ड्राइवर के द्वारा फुट पैडल पर लोड लगाया जाए वो कम से कम हो। आज हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऑटोमोबाइल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रही, अनुसंधान एवं विकास होता रहा, कुछ पर्यावरण मानक कठोर होते गए और सेफ्टी मानक, सुरक्षा सबसे पहले है सुरक्षा, वाहन की सुरक्षा, ड्राइवर की सुरक्षा, उसके साथ बैठे हुए को ड्राइवर या ऑक्यूपेंट की सुरक्षा, माल की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा एंड अदर रोड यूजर्स की सुरक्षा। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सब कैसे होंगी? ये जब ड्राइवर थक जाएगा, ड्राइवर की नेग्लिजेंसी, या जब वो थक जाएगा तो उसकी सारी शारीरिक क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर का यूज किया जाता है, न्यूमेटिक प्रेशर। इस टाइप के क्लच हैवी व्हीकल्स में प्रयोग होते हैं, छोटी कारों में क्यों नहीं प्रयोग होते हैं? क्योंकि इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जो भी हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, बस हैं, उनमें ब्रेकिंग के लिए, ब्रेक सिस्टम के लिए न्यूमेटिक एयर प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेटिक मीन्स एयर प्रेशर, कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंपोनेंट ब्रेक सिस्टम के हैं, तो उसी से थोड़ा सा एक एडिशनल एक दो कंपोनेंट और लगा के क्लच को भी इजी बनाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इस तरह का सिस्टम सिर्फ हैवी व्हीकल्स में, जिनमें कि एयर ब्रेक सिस्टम है और ब्रेक एयर ब्रेक है, पावर ब्रेक, हाइड्रोलिक पावर ब्रेक भी है,
जो कि छोटी कारों में है, बसों में भी है हाइड्रोलिक पावर ब्रेक। बट जो लोड कैरियर्स हैं जिनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा प्राप्त किया। तो सबसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्राइवर के द्वारा लगने वाले बल को कम से कम करके उसकी फटीग को, ड्राइवर की फटीग को कम करना, ड्राइवर की थकान को कम करना, जिससे कि एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं की संभावनाएं न्यूनतम हो सके, उन्हें कम से कम किया जाए। मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 2.5 लाख लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। 2.5 लाख लोग, उनमें से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, कई परमानेंटली विकलांग। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है देश को। तो इसे दूर करने के लिए ऑटोमोटिव कंपनीज लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, अनुसंधान एवं विकास करते हैं और नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सिस्टम लेआउट। जिस तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर में, हाइड्रोलिक एक्चुएशन में हमने देखा था कि वहाँ पर एक क्लच मास्टर सिलेंडर है, जो कि हमेशा उसमें एक कंटेनर है, लेआउट से उठा के वो ट्रेन ला के ले, जिसमें कि हमेशा मैक्सिमम लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यह हाइड्रोलिक एक्चुएशन के जैसे ही लेआउट है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स अलग हैं। वो जो कंपोनेंट अलग है उनमें प्लग बूस्टर सिलेंडर, यह भी एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक रिटर्निंग स्प्रिंग है, पिस्टन है, ऑयल रिंग है, डस्ट प्रोटेक्टर है, और ये पिस्टन एक सिलेंडर में चलता है। इसका आकार बड़ा है और फोर्क इसमें भी है। एक जब इसे समझने से पहले पूरा लेआउट समझा लो। हाइड्रोलिक एक्चुएशन बताई थी, ये इसका कंटेनर है जो कि हमेशा मैक्सिमम लेवल तक भरा हुआ होना चाहिए। हमेशा ये ढक्कन खुल जाता है, इस रास्ते से इसके अंदर फ्लूइड डाला जाता है। वह फ्लूइड इधर आता है अंदर इस मास्टर सिलेंडर में, और जब ये क्लच पैडल एक्चुएट होता है तो ये अंडर प्रेशर इस स्लेव सिलेंडर को एक्चुएट दिखाया था। इसका यूट्यूब पर भी काफ़ी लोगों ने उसको देखा वीडियो को। तो इतने पार्ट्स, परंतु इसमें जो ये स्लेव सिलेंडर है वो इस तरह का नहीं है। इसके अंदर किसी तरह का पिस्टन नहीं है। इसकी वर्किंग अभी सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स हैं ब्रेक पैडल, रिटर्निंग स्प्रिंग, यह मास्टर सिलेंडर एक्चुएटिंग पुश रॉड, फिर ये क्लच मास्टर सिलेंडर, इसके आंतरिक भाग सब देखा है, पूरा ये डिसमेंटल करके एक चीजें दिखाई हैं। यहाँ पर कोई सिलेंडर, इसके अंदर कोई पिस्टन या पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग नहीं। इस वाले हिस्से में ये पूरी वॉल बॉडी असेंबली है, जिसमें कि कंप्रेसर पूरा एयर सिस्टम से, जो एयर ब्रेक के कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर इंजन से ड्राइव लेता है। यह बेल्ट द्वारा भी ड्राइव ले सकता है। पुराने वाहनों में यह क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेता था। क्रैंकशाफ्ट पे एक अलग से क्रैंक पिन बना के उसमें बिग एंड स्मॉल एंड, बिल्कुल कंप्रेसर भी एक सिंगल सिलेंडर इंजन के जैसा ही है, पर वो बहुत छोटा है। जितनी हवा चाहिए, इस सिस्टम को कंप्लीट मेंटेन करने के लिए 6 से 8 बार का प्रेशर होना चाहिए। एक बार बराबर 100 किलो पास्कल होता है, 100 kPa। एक बार बराबर 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल, यहाँ पर 600 से 800 किलो पास्कल का प्रेशर हमेशा इन टैंकों में रहना चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? एयर कंप्रेसर की। सेकंड, एयर कंप्रेसर द्वारा बनाई गई हवा को, उसमें सिर्फ 2 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक
जिसमें कि वो वायुमंडल से हवा को खींचता है। दूसरा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें वो डिलीवर करता है उस हवा को, और वो हवा पाइपलाइनों के द्वारा कंप्रेस्ड होकर इन सिलेंडरों में जमा होता है। ये सिलेंडरों की संख्या 1, 2 और 3, सेंसिंग टैंक एंड सर्विस टैंक। अब जो भी वायुमंडल से हवा ली जा रही है उसमें वायुमंडल की धूल भी है और नमी भी है। उस धूल और गंदगी को ट्रैप करने के लिए एक एयर फिल्टर होता है जो कि इनलेट सिस्टम में लगा हुआ है, हेड में ही, जो वायुमंडल से आने वाली धूल को छांटता है। उसके बाद जो हवा अंदर गई है उसमें नमी है, उसमें पानी हो सकता है। उस पानी को दूर करने के लिए ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी एक पूरा ड्रायर एंड एयर ड्रायर होता है जो कि नमी को सोख लेता है। उसके बावजूद भी कई बार वो नमी इन कंप्रेस्ड इन एयर टैंकों में चली जाती है। इसलिए समय समय पर इनको चेक करना होता है और इसमें से हवा वो पानी निकालना पड़ता है। टैंक के नीचे जो ड्रेन प्लग है निचले वाले हिस्से में, वहां पर एक वाल्व होता है, उसमें एक छल्ला लगा हुआ होता है। कभी उस वाल्व को नीचे की तरफ खींच के होता है, आजकल उसको ऊपर को दबाएंगे आप तो उसमें से सारा जो पानी जमा है टैंक का वो निकल जाता है। इसका पता कब चलता है? जब टैंक में पानी जमा हो जाता है तो ये प्रेशर जो 6 से 8 बार का होना चाहिए, 6 to 8 बार, उतना बनता ही नहीं और प्रेशर लीक होने लगता है। कहाँ से बनेगा? उसके अंदर पूरा पानी भर गया है, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो गया, वहां पर तो पानी आ गया। A liquid cannot be compressed. Air is compressible, but water is the ideal liquid. उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए टैंकों से बार बार वो पानी निकालना पड़ता है। इतनी जल्दी नहीं, 6 महीने साल भर के बाद। परंतु मौसम देख के, बरसात के मौसम में, जाड़ों के मौसम में, जब चारों तरफ धुंध है, कोहरा है और नमी है वायुमंडल में, तो पानी कंडेंस हो सकता है टैंक, और यह सारे सिस्टम को फेल कर सकता है। समझ में आ गई बात? जब पूरी तरह से प्रेशर, एयर प्रेशर नहीं होगा तो न तो क्लच सही ढंग से काम करेगा, नहीं ब्रेक, और उससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। पहाड़ों में ये खास करके, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक चढ़ाई है, तो फिर उसके बाद ढलान, जहाँ चढ़ाई में एक्सीलरेशन की आवश्यकता है तो ढलान में ब्रेक, और यदि ब्रेक का प्रेशर ही नहीं बन रहा है तो वहाँ रुकेगा नहीं। वैसे आजकल फेल सेफ ब्रेक हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। परंतु ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये 6 से 8 बार का प्रेशर हमेशा मेंटेन रहे, और उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको रोकने के लिए एक सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, अनलोडर वाल्व या एयर प्रेशर रेगुलेटर, इसके 3 नाम हैं। एक्चुअल नाम इसका बहुत अच्छा लगता है, वो है सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व, जो कि पूरे एयर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, 6 से 8 बार के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और इसकी सूचना डैशबोर्ड पे ड्राइवर को मिलती रहे तो 2 एयर प्रेशर गेज भी आगे इंस्ट्रूमेंट पैनल पे होते हैं, जो दोनों टैंकों के प्रेशर को बताते हैं कि प्रेशर कितना है। कहीं सडनली डाउन तो नहीं हो रहा है। जब हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं और क्लच का यूज कर रहे हैं उस समय तो थोड़ा सा डाउन होगा, तो फिर कंप्रेसर बना ले रहा है, वो 6 से 8 बार का प्रेशर हमेशा उसके अंदर मेंटेन रहे। यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व भी होते हैं जो कि एयर कंप्रेसर में गई हुई वायु को वापस नहीं आती। तो अनलोडर वाल्व का काम है सिस्टम में प्रेशर को बना के रखना।
जब ये सारे कंपोनेंट आएंगे खुलेंगे उसके बाद ही ये दिखेगा कि इसके अंदर कितने किस्म की ओरिंगें हैं, कितने किस्म के वाल्व हैं और कितने स्प्रिंग्स हैं, सील्स हैं और सील प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, ये बोर्ड पे नहीं दिखाए जा सकते इतने सारे कंपोनेंट। इसी के अंदर है बहुत सारे कंपोनेंट है, इसमें डायाफ्राम है, यहाँ पर लॉक नट है और एक एडजस्टिंग स्क्रू है, इसके अंदर स्प्रिंग है और बहुत सारे सीलें हैं वाल्व। यहाँ से इसी अनलोडर वाल्व से ही ब्रेक सिस्टम के लिए भी एयर गई है और क्लच के लिए भी एयर है। जो भी एयर कंप्रेसर ने हवा बनाई है वह कंप्रेस्ड एयर टैंकों में जमा है। जो बात समझने वाली है वो ये है, हवा किसने बनाई? एयर कंप्रेसर ने। एयर कंप्रेसर ने ड्राइव कहाँ से ली? इंजन से। आजकल वह इंजन की केम शाफ्ट से ड्राइव है, उसमें एक गियर लगा है, एक्सटर्नल गियर, वह गियर केम शाफ्ट के गियर से ड्राइव है। और उसमें भी एक पिस्टन है, पिस्टन में से 2 कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग। क्योंकि पिस्टन जब सिलेंडर में चल रहा है तो ये फ्रिक्शन कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन ना हो इसके लिए इसका लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें भी कनेक्टिंग रॉड है, इसके भी बिग एंड, स्मॉल एंड, एवरीथिंग जो कुछ एक सिंगल सिलेंडर इंजन में होता है वह सब कुछ इस कंप्रेसर में ही। क्लियर है? कूलिंग के लिए इसके जो सिलेंडर हेड है उसमें फिन्स कटी हुई है, जैसे मोटरसाइकिलों के इंजनों में फिन्स निकली हुई है उसी तरह की फिन्स निकली। जो रेडिएटर से हवा आ रही है टकरा के कूलेंट को ठंडा करके, वही हवा इसकी हीट को भी डिसिपेट करती है। और लुब्रिकेशन के लिए इंजन से ही इसमें इंजन ऑयल आ रहा है। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक समय के बाद जब इनमें घिसावट हो जाती है, ऑयल रिंग में घिसावट हो जाती है, कंप्रेशन रिंग में घिसावट हो जाती है, तो लुब्रिकेंट यहाँ से ऊपर आकर वह भी इस पूरी पाइपलाइन में आ जाता है। इसको दूर करने के लिए, इसे ट्रैप करने के लिए ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो कि हवा की नमी के साथ साथ जो भी लुब्रिकेंट लीक होके आ रहा है वो यहाँ एयर ड्रायर में ट्रैप हो जाता है। इसीलिए आजकल गाड़ियों में 2-2 एयर ड्रायर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 2-2 होती है। एक सर्विस टैंक पीछे भी होता है, पिछले रियर हिस्से में, पीछे वाले डाले से थोड़ा सा आगे, और 2 टैंक लेफ्ट साइड में हो सकते हैं। ये लेफ्ट राइट मैन्युफैक्चरर के अनुसार और उसमें लगे हुए ज़्यादातर यूनिवर्सल एक ही डिजाइन होता है। इसमें जो ब्रेक सिस्टम से या अनलोडर वाल्व से ही कंप्रेस्ड एयर का एक पाइप सीधे आकर इस क्लच सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है। ये जो हाइड्रोलिक यूनिट उसके साथ कनेक्ट होता है। हाइड्रोलिक का काम कुछ और है और न्यूमेटिक प्रेशर का काम कुछ और। यह पिस्टन जो इसके अंदर है, स्लेव सिलेंडर के अंदर क्या देखा था कि हाइड्रोलिक फ्लूइड स्लेव सिलेंडर के अंदर एक और पिस्टन को एक्चुएट करता है। जो प्रेशराइज्ड फ्लूइड स्लेव सिलेंडर में इधर से आया वह इस पिस्टन को एक्चुएट करता है, इससे यह पिस्टन बाहर को आके फोर्को को ऑपरेट करता है। यहाँ अलग सिस्टम है, यहाँ पर एयर का प्रेशर इस पिस्टन को बाहर की तरफ को यानी अंदर की तरफ को दबाता है, सिलेंडर में अंदर की तरफ को दबाता है, जिसे यहाँ पर लगी हुई है रॉड बाहर आती है और तब जाकर इस फोर्को को एक्चुएट करता है। तो कंपोनेंट क्लच मास्टर सिलेंडर, एक स्लेव सिलेंडर ही इसको समझ लो, स्लेव सिलेंडर विदाउट पिस्टन। और आगे एक एयर सिलेंडर, उसके अंदर है पिस्टन, इसमें भी सील है, डस्ट प्रोटेक्टर है, ताकि जो भी हाइड्रोलिक कहीं से भी फ्लूइड इसके अंदर न जाए। समझ में आ रही बात? और ये पिस्टन वापस कैसे आएगा उसके लिए है पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग
और ये जो पिस्टन रॉड है, जो इसकी कनेक्टिंग रॉड है, समझ लो, या ये एक्चुएटिंग रॉड है, यही आगे निकलकर इस फोर्क को ऑपरेट करती है। अब ध्यान से इसकी वर्किंग सुनो। मैंने पहले बता दिया कि एयर सिस्टम में जो एयर टैंक का प्रेशर है वो 6 से 8 बार, 6 बार को आप भूल जाओ, वो न्यूनतम है। 8 बार का प्रेशर, 8 बार का मतलब है 800 किलो पास्कल का प्रेशर। और जनरली जो एक्सियल फोर्स रखा जाता है प्रेशर प्लेट में, जो कि क्लच प्लेट को जिसने फ्लाईव्हील के साथ चिपका के रखा है, वो होता है 300 किलो पास्कल हैवी ड्यूटी। क्लियर है? और अधिक कांटेक्ट, ताकि वहाँ पर जो कांटेक्ट सरफेस है और उसके द्वारा 150 से 200% तक टॉर्क ट्रांसमिट होगा। क्लच का काम क्या है एक्चुअली? टॉर्क ट्रांसमिशन। एक शाफ्ट की घूर्णन गति को दूसरी शाफ्ट को ट्रांसमिट कर, जब जरूरत ना हो तो डिसएंगेज। तो गियर शिफ्टिंग के लिए डिसएंगेज करना जरूरी है, ठीक है। इसके क्लच खत्म होते ही फिर ट्रांसमिशन शुरू होता है, तो गियर बॉक्स आ जाता है। क्यों गियर्स की आवश्यकता हुई, उस पर डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो वह 8 बार का न्यूमेटिक प्रेशर इस पोर्ट से यहां तक, यानी कि स्लेव सिलेंडर तक आया हुआ है। जैसे कल मैंने तुम्हें एक उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया था कि एयर टैंक का पूरा प्रेशर ब्रेक वाल्व के नीचे तक आया है, ब्रेक सिस्टम समझाने के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। जब वो वहां पर का वाल्व खुलेगा तभी जाकर सिस्टम में एयर सप्लाई होगा। सेम कहानी यहाँ पर भी है। यहां तक 8 बार का कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है। जरूरत क्या है कि यहां पर के वाल्व को खोलना और इस कंप्रेस्ड एयर को इस एयर सिलेंडर के अंदर डालना। क्लियर है? यहां का जो फ्लूइड है, जैसे ही ड्राइवर, इसको देखा कंटेनर में मैक्सिमम लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां भी फ्लूइड है, यह पूरी लाइन कैलिब्रेटेड है और इस सिलेंडर में भी फ्लूइड है। यहां तक फ्लूइड हमेशा रहना चाहिए, एक निर्धारित प्रेशर इसके अंदर और पूरी लाइन मेंटेन रहनी चाहिए। यदि आप जब भी हम इसे खोलते हैं तो इसे खोलने के बाद, ओवरऑल करने के बाद यहाँ की एयर निकालनी पड़ती है। सबसे पहले मास्टर सिलेंडर की एयर निकालनी पड़ेगी। इसके लिए ब्रीथिंग स्क्रू मास्टर सिलेंडर में भी है और स्लेव सिलेंडर में भी ब्रीथिंग स्क्रू। इस ब्रीथिंग स्क्रू को ढीला करके यहाँ से सारे एयर बबल निकाल के तब तक पंप करते रहना, दबा के रखना है जब तक कि भार के रूप में न निकले। एयर बबल निकल रहा है तो फिर छोड़ो, फिर पंप करो, फिर इसे ढीला करो, फिर फ्लूइड को बाहर निकालो। जब फ्लूइड धार में आने लगे तो इस निपल को टाइट करो। इस तरह से सारे सिस्टम की एयर निकाल के पहले हाइड्रोलिक के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा ना रहे। अगर इस पूरे सिस्टम में एयर रह जाएगी तो जो ये फ्लूइड जा रहा है, इस फ्लूइड के प्रवाह में बाधा आएगी। फ्लूइड यहाँ पर उतना प्रेशर बन नहीं पाएगा जितना बनना चाहिए। अब जैसे ही ड्राइवर इसको क्लच को दबाता है तो ये रॉड आगे जाती है, इसने यहाँ आए हुए यहाँ के जो फ्लूइड है इसको डिस्प्लेस किया, ये फ्लूइड यहाँ पहुँचता है। इसके अंदर जो प्रेशर बढ़ गया, उसने यहाँ पर एक वाल्व है, इस वाल्व के ऊपर दबाव डाला। इस वाल्व पर जैसे ही दबाव डालता है तो यहाँ का नीचे का गेट खुल जाता है और यहाँ से हवा कंप्रेस्ड एयर इस रास्ते आकर इस डायाफ्राम में जोड़ कर दबाव डालता है। 8 बार का प्रेशर है, मीन्स 800 किलो पास्कल। 800 किलो पास्कल का बल जब इस पिस्टन पर पड़ता है तो ये पिस्टन इस स्प्रिंग को दबाता हुआ बाहर को निकलता है।
और बाहर निकल कर ये फोर्क को ऑपरेट कर देता और फोर्क रिलीज बेरिंग को दबा आगे ले जाके दबा के प्रेशर प्लेट की फिंगर्स को दबा के क्लच को रिलीज कर देता है। यानी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में से हट जाती है, उनका संपर्क दूर हो जाता है। गियर शिफ्ट करने के बाद जैसे ही क्लच पेडल से पैर हटाया तो इस रिटर्निंग स्प्रिंग ने अपनी ताकत से इस पिस्टन को वापस धकेल दिया अपनी जगह पर, वापस ये अपनी डीडीसी पर आ गया, टॉप डेड सेंटर। इसको धकेला तो यहाँ जो हवा थी वो वापस सेम रास्ते से वापस आके इस एयर ब्रीदर होल से बाहर निकल जाती है और ये वाल्व फिर बंद हो जाता है, हवा यहीं तक रहती है। फिर इधर जो हवा गई थी वो इस होल से ये सब क्लच बूस्टर संडे के दिन मैं खुद जाऊंगा, वो कहीं नहीं मिला, ओवराई में भी नहीं और कहीं भी नहीं। मैं निजामाबाद जाकर लेके आऊँगा इसको, फिर इसे खोलकर इसके अंदर की सारी संरचना, इसकी एक्चुएशन हम यहाँ पर उसी तरह से देखेंगे जैसे हमने हाइड्रोलिक एक्चुएशन दिखाई थी। जिस तरह से मैंने तुम्हें हाइड्रोलिक एक्चुएशन दिखाई थी उसी तरह से अगले क्लास में मैं तुम्हें ये एयर एक्चुएशन दिखाऊंगा, ठीक है। ये एयर सिलेंडर को भी डिसमेंटल करेंगे, इस यूनिट को भी डिसमेंटल करेंगे। सबसे जरूरी है ये वाली यूनिट जहाँ पर की पूरी वाल बॉडी है, इसमें बहुत सारी ओ रिंग्स लगी हुई हैं, बहुत सारी सील्स लगी हुई हैं, यहाँ पर भी ऑयल सील और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तभी नज़र आएंगी जबकि ये खुल के अलग अलग हो जाएंगे, नहीं करते हैं वह बाद में, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्लास थी, इसमें मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।